बिस्मिल्लाह करते हैं। सो लास्ट टाइम क्या डिस्कस किया था? फंक्शंस, ठीक। और हमने एक प्रोग्राम के ज़रिए देखा कि हाउ टू डिक्लेयर अ फंक्शन, हाउ टू कॉल अ फंक्शन एंड हाउ टू डिफाइन अ फंक्शन। एक फंक्शन के ये तीन, जब भी हम फंक्शन यूज़ करते हैं तो वी नीड टू डिक्लेयर देम बिफोर कॉलिंग देम, ठीक। फंक्शन डिफाइन करने का क्या मतलब होता है कि यू हैव टू प्रोवाइड कोड फॉर दैट फंक्शन, कि फंक्शन ने काम कैसे करना है। और कॉल का क्या मतलब है कि व्हेन यू वांट टू एग्जीक्यूट दैट फंक्शन तो देन यू हैव टू कॉल इट, ठीक। तो ये तीनों हम देख चुके हैं कि किस तरह डिक्लेयर करना है, किस तरह कॉल करते हैं और किस तरह डिफाइन करते हैं। फिर हमने क्या कॉन्सेप्ट देखा था? पैरामीटर्स का। व्हाट आर पैरामीटर्स? यस, कि एक फंक्शन को अपनी लॉजिक के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती है फ्रॉम द आउटसाइड, तो वो उसको इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर्स मिलती है फ्रॉम द आउटसाइड। तो फंक्शन डेफिनेशन में हम उनको पैरामीटर कहते हैं, और जब हम फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं उस टाइम हम उनको आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं, ठीक। फिर हमने क्या देखा कि एक फंक्शन कुछ वैल्यू रिटर्न भी कर सकता है। तो एक फंक्शन कितनी वैल्यू रिटर्न कर सकता है? एट मोस्ट एक ही कर सकता है। तो इवन अगर आपने कहीं कोड में लिखा भी हो रिटर्न ए कॉमा बी, तो सिंथेटिकली तो कोई एरर नहीं आएगा। सपोज एक फंक्शन है foo नाम का, ठीक, और उसकी रिटर्न टाइप आपने इंट रखी है, और रिटर्न करते वक्त सपोज आप दो चीज़ें रिटर्न करें। सपोज आप लिखें इंट a इज इक्वल टू 10 एंड b इज इक्वल टू 5, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल, ठीक। एंड यू रिटर्न a b, तो क्या चीज़ रिटर्न होगी? द लास्ट एक्सप्रेशन विल बी रिटर्न, ठीक। तो अगर आप मल्टीपल एक्सप्रेशंस लिखते भी हैं रिटर्न स्टेटमेंट में, only the last expression will be returned. It means that a function can only return one value at a time. It cannot return more than one value, ठीक। और जो भी वैल्यू रिटर्न होगी उसकी टाइप हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो हमने ये देखा कि पैरामीटर्स पास करने होते हैं, कुछ फंक्शन वैल्यूज रिटर्न करते हैं, और जो भी वैल्यू रिटर्न की जाती है वो किसकी जगह पे आ जाती है? वो फंक्शन कॉल की जगह पे आ जाती है। जहाँ से आप फंक्शन को कॉल कर रहे हैं वहाँ पे वो वैल्यू रिटर्न होके आ जाती है। सो इट मीन्स कि फंक्शन कॉल कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। यू कैन कॉल अ फंक्शन ऑन द राइट साइड ऑफ द असाइनमेंट ऑपरेटर लाइक दिस, ठीक। इट मीन्स कि ये फंक्शन जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो यहाँ पे आ जाएगी और वो एक वेरिएबल को मिल सकती है। इसी तरह फंक्शन कॉल इफ़ के अंदर भी यूज़ हो सकता है, ठीक। इसी तरह ये फंक्शन कॉल वाइल के अंदर भी यूज़ हो सकता है, बिकॉज इट इज़ रिटर्निंग। कोई वैल्यू रिटर्न होगी तो वो जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो इस फंक्शन कॉल की जगह पे आ जाएगी, ठीक। तो वो इफ़ कंडीशन में भी चेक हो सकती है, वो वाइल की कंडीशन में चेक हो सकती है, वो असाइनमेंट के राइट साइड पे फंक्शन कॉल आ सकता है। और लास्ट टाइम जो हमारी बात रुकी थी वो क्या थी कि यू कैन इवन कॉल अ फंक्शन विद इन अनदर फंक्शन कॉल, नेस्टेड फंक्शन कॉल। फॉर एग्जाम्पल आप एक मैक्सिमम का फंक्शन है जो कि 2 आर्ग्यूमेंट्स देता है, और आपको इसी फंक्शन को यूज़ करना है फॉर कंपेयरिंग 3 नंबर्स। तो आप क्या कर सकते हैं? आप मैक्सिमम को पहले कॉल करें 2 पैरामीटर्स पे, और यहाँ से जो भी वैल्यू रिटर्न होगी उसको कंपेयर करें तीसरे पैरामीटर के साथ। सो यू आर बेसिकली एक फंक्शन कॉल को आप एक और फंक्शन कॉल के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक। ये सारा हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था। और लास्ट टाइम फिर बात कहाँ पे स्टॉप हुई थी? फंक्शन ओवरलोडिंग पे। सो व्हाट इज़ फंक्शन ओवरलोडिंग? यस, फंक्शन नेम सेम होता है बट पैरामीटर लिस्ट डिफरेंट होती है। डिफरेंस किस में आ सकता है? नंबर ऑफ पैरामीटर में भी आ सकता है और टाइप ऑफ पैरामीटर में भी आ सकता है, ठीक। सो वहाँ पे बात खत्म हुई थी। तो हमने क्या एग्जांपल पढ़ी थी इसी मैक्सिमम की? चलिए सम वाली एग्जांपल लेते हैं। सपोज आई वांट टू डिफाइन अ फंक्शन दैट रिटर्न्स मी द सम ऑफ 2 वैल्यूज़। तो मैं कैसे डिफाइन करूँगी? इंट सम, इंट और इंट, ये डिक्लेरेशन होगी उस फंक्शन की। While declaring a function we do not need to name the variable। फिर मेन के अंदर मुझे इसको कॉल करना पड़ेगा, एंड इफ़ आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन इट मीन्स के फिर मुझे इसकी डेफिनेशन भी प्रोवाइड करनी होगी। तो या तो इसकी डेफिनेशन मैंने प्रोवाइड करनी होगी या इट शुड बी अ रीडिफाइंड फंक्शन। सपोज मैंने इसकी डेफिनेशन प्रोवाइड करनी है, तो इफ़ सम इज एक्सपेक्टिंग 2 पैरामीटर्स इट मीन्स के आई कैन गिव समथिंग लाइक दिस 2 3, और जो भी वैल्यू रिटर्न होगी आई कैन देन असाइन इट टू अनदर वेरिएबल।
और अब मुझे इसको डिफाइन करना है, तो कैसे डिफाइन करूँगी बता दीजिए साथ में। क्या लिखूँगी सबसे पहले? आई एम डिफाइनिंग दिस फंक्शन सम। कैसे डिफाइन करूँ? ये इसकी डिक्लेरेशन अगर है तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? कोड लिखेंगे तो पहली लाइन क्या होगी? इंट सम इंट, अब पैरामीटर को नाम दे देंगे कोई, फॉर एग्जांपल ए इंट बी, और इसने क्या करना है? कोई अपना फॉर एग्जांपल अलग से कोई लोकल वेरिएबल बनाते हैं, अगर इंट एस और एस इज इक्वल टू ए प्लस बी और रिटर्न एस, ऐसे भी कर सकते हैं। और विदाउट यूजिंग दिस लोकल वेरिएबल अगर मैं डायरेक्ट लिखूँ रिटर्न ए प्लस बी, ये भी काम हो सकता है ना। इट इज़ ओनली वन वैल्यू, ये दो वैल्यूज नहीं है, ए और बी ऐड होगी कोई एक वैल्यू बन जाएगी और वो आप रिटर्न कर रहे हैं। स्टोर करने की यहाँ पे स्टोर नहीं हो रही, लेकिन चूंकि सम रिटर्न कर रहा है तो रिटर्न करके इसकी जगह पे तो आ जाएगी, और मुझे वो वैल्यू कहाँ चाहिए? मेन में चाहिए। तो ये क्या रिटर्न कर, अभी काम कैसे करेगा? 2 की वैल्यू किसको पास हुई? ए। ये एक वेरिएबल जो है ये कहाँ बनेगा? आप बताएं, ये ए वेरिएबल कहाँ बनेगा? ये वाला ए। क्लास में बैठे हैं तो देख भी लेगा, ठीक। ये ए वेरिएबल सम के स्टैक में बनेगा और इसको क्या वैल्यू मिल जाएगी जो कि यहाँ से पास हो रही है, विच इज़ 2। बी कहाँ बनेगा? सम के स्टैक में, और उसको 3 मिल गया। जब आप रिटर्न ए प्लस बी करेंगे, सो रिटर्न इज एक्सपेक्टिंग 1 वैल्यू। वो 1 वैल्यू कब मिलेगी? जब ये दोनों ऐड हो जाएंगे। सो 2 + 3 5, यहाँ से वैल्यू 5 रिटर्न हो जाएगी, और 5 किसको मिल जाएगा? एस को मिल गया, ठीक। अब अगर मैं कहूँ कि मुझे सम चाहिए टू फाइंड द सम ऑफ 3 पैरामीटर्स, तो मैं क्या करूँ? इफ आई नीड अ फंक्शन सम जो कि 3 पैरामीटर्स को ऐड करे, तो फिर मैं क्या कर सकती हूँ? नेस्ट भी कर सकते हैं। गुड। नेस्ट कैसे कर सकते हैं? कि सपोज मैं कॉल करूँगी क्या? सम के फंक्शन को पहले सम 2 3 करूँ, यहाँ से जो भी वैल्यू रिटर्न होगी वो फॉर एग्जाम्पल किसी और वैल्यू के साथ ऐड हो जाए, तो इसको वेरिएबल के थ्रू करते हैं। सो इसको करने का एक तरीका तो ये है कि मैं नेस्टिंग करूँ। मैं क्या करूँ? इंट मेन के अंदर अगर मैंने 3 वेरिएबल का सम लेना है, सपोज इंट ए बी सी, और इन तीनों का सम लेना है, ठीक। और इन तीनों का सम मैं कैसे ले सकती हूँ? पहले मैं सम को कॉल करूँ किस पे? ए और बी पे। यहाँ से जो भी रिजल्ट आ जाए उसने किसका सम होना है? सी के साथ। तो अगर मैं कॉमा सी लिखूँ और इसको इस तरह कॉल करूँ, तो विल इट वर्क? पहले क्या होगा? असाइनमेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर हमेशा पहले राइट साइड इवेल्युएट होता है। राइट साइड पे हमें क्या नजर आ रहा है? सम नाम का एक फंक्शन नजर आ रहा है, ठीक। इस फंक्शन का पहला पैरामीटर क्या है? पहला आर्गुमेंट वो खुद एक फंक्शन कॉल है। तो पहले ये फंक्शन कॉल होगा, ए और बी की वैल्यू किसको मिल जाएगी? इस ए और बी को मिल जाएगी, ठीक। यहाँ से वैल्यू का रिटर्न होगी 2 + 3 = 5। इस पूरी की जगह पे क्या आ जाएगा? 5, और फिर 5, 3 ये किसको मिलेगा? दोबारा से सम को मिला है। तो अब 5 की वैल्यू किसको मिल गई? ए को। 3 की वैल्यू बी को, दोनों ऐड होके 8 रिटर्न करेंगे और सम। एक तरीका ये है जी, ये तो नेस्टेड है। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसके अलावा? अगर मैं कहूँ कि मैंने 3 पैरामीटर्स के लिए सम डिफाइन करना है, तो इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है? 3 पैरामीटर वाला फंक्शन डिफाइन कर लूँ, ठीक। सो आई कैन डिफाइन अनदर फंक्शन विथ 3 पैरामीटर्स लाइक इंट ए, इंट बी, इंट सी, और ये क्या करेगा? ये क्या रिटर्न करे? ए प्लस बी प्लस सी, ठीक। तो अब ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? एक फंक्शन है सम नाम का, एक दफ़ा वो डिफाइन हुआ है 2 पैरामीटर के साथ, और यहाँ पे वो डिफाइन हुआ है 3 पैरामीटर के साथ। तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? सेम फंक्शन नेम बट डिफरेंट पैरामीटर लिस्ट। दिस इज फंक्शन ओवरलोडिंग। तो हमने सम को ओवरलोड कर लिया है, और इसमें और क्या करना पड़ेगा?
इट मीन्स कि फिर मेन से ऊपर मुझे इसको डिक्लेयर भी करना पड़ेगा विद दीज 3 पैरामीटर्स। ठीक, मैम फंक्शन ओवरलोडिंग के लिए सेम डेटा टाइप का रिटर्न की आप बात कर रहे हैं? नहीं, पैरामीटर की टाइप भी डिफरेंट हो सकती है। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि एक फंक्शन सम डिफाइन करें जो कि फ्लोट को सम ले, फ्लोट ए फ्लोट बी, इवन दिस इज फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक, तो पैरामीटर की तो या तो टाइप डिफरेंट हो सकती है या उसका नंबर डिफरेंट हो सकता है। इन एनी वे इफ द पैरामीटर लिस्ट इज डिफरेंट एंड द फंक्शन नेम इज सेम, दिस इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग। ठीक, अच्छा, इसी काम को मैं एक और तरीके से भी कर सकती हूँ, and that is using default parameters. So what is default parameter? कि आप पैरामीटर्स को कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू असाइन कर लेते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल इस सम के कितने पैरामीटर्स हैं? 3 पैरामीटर हैं। अगर मुझे पता है कि इस फंक्शन को 2 के लिए भी यूज़ किया जा सकता है और 3 के लिए भी किसी ने यूज़ करना है, तो मैं क्या करूँगी, इस आखिरी पैरामीटर को मैं असाइन करूँगी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू लाइक 0। तो मैंने सिर्फ एक पैरामीटर को कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी, बाकी 2 पैरामीटर्स की वैल्यू डिफ़ॉल्ट नहीं है। अब ये काम कैसे करेगा? सिंस आई हैव प्रोवाइडेड द डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉर दिस पैरामीटर, तो अब मुझे ये 2 पैरामीटर्स वाले फंक्शन की ज़रूरत नहीं रही। ये जो फंक्शन है अब ये 2 पैरामीटर के लिए भी काम करेगा और 3 के लिए भी काम कर सकता है। कैसे? अगर इसी सम को सपोज अब अगर मैं सम को कॉल करूं ए बी और सी तीनों पास करूं तो क्या होगा? इस ए की वैल्यू किसको मिल जाएगी? इस ए को मिल जाएगी। ठीक, ये ए बी सी कहाँ बने होंगे? ये ए बी सी कहाँ बने होंगे? ये मेन के स्टैक में बने होंगे 3 वेरिएबल्स ए बी सी 10 2 3। और जब फंक्शन कॉल होगा तो क्या होगा? सम के स्टैक में सबसे पहले कौन सा वेरिएबल बनेगा? सम के स्टैक में सबसे पहले कौन से वेरिएबल्स बनेंगे? ए बी सी। ए को कौन सी वैल्यू मिल जाएगी? ये वाली 10, बी को 2 और सी को 3। इसको हम क्या कहते हैं कि ये कौन सा पास है? दिस इज पास बाय वैल्यू। वी आर ओनली पासिंग द वैल्यूज ऑफ ए टू दिस ए, बी टू दिस बी, सी टू दिस सी। वेरिएबल दोनों डिफरेंट हैं। तो अगर इस फंक्शन के अंदर सपोज मैं चेंज कर भी लूँ, ए को अगर मैं 20 करूँ तो इसका इफेक्ट किससे पड़ेगा? सिर्फ इस वाले ए पे पड़ेगा, इस ए पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं कि जब हम मेन फंक्शन से या किसी भी फंक्शन से दूसरे फंक्शन को जब वैल्यू पास करते हैं इन सच अ वे कि सिर्फ वैल्यू पास हो रही हो, वेरिएबल्स अगर डिफरेंट हो, सो दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड पास बाय वैल्यू। तो पास बाय वैल्यू में क्या होता है कि अगर आप उस फंक्शन के अंदर उन वेरिएबल्स को चेंज कर भी लें, उसका इफेक्ट कॉलिंग फंक्शन में नज़र नहीं आएगा। ठीक, और फंक्शंस को यूजुअली ऐसे ही काम करना चाहिए कि वो अगर कोई चेंजेस करते भी हैं तो उसका इफेक्ट सिर्फ उसकी हद तक ही रहे, उसका इफेक्ट मेन में नज़र ना आए। ठीक, इस तरह के फंक्शंस को हम कहते हैं प्योर फंक्शंस। सो व्हाट आर प्योर फंक्शंस? दैट डू नॉट हैव साइड इफेक्ट्स। साइड इफेक्ट का क्या मतलब है कि वो अपने कॉलिंग फंक्शन जो कि मेन है इस केस में उसको चेंज नहीं कर सकते। ये जो सम वाला फंक्शन है, अगर ये ए बी सी को चेंज कर भी लेगा तो जो मेन के अंदर वेरिएबल्स है वो उनको चेंज नहीं कर सकता। सो दिस सम इज कॉल्ड अ प्योर फंक्शन। क्लियर है सबको? हमने कहा कि सी की वैल्यू आ जाएगी, सी की वैल्यू तो 0 होगी। अगर तो मैंने पास की तो फिर सी की वैल्यू 3 होगी, अगर तो मैंने पास नहीं की तो 0 होगी। ठीक, तो फिलहाल चूंकि मैंने पास की है तो ये जो सी की वैल्यू मैंने पास की है वो 0 को रिप्लेस कर लेगा। ठीक, और मुझे तीनों का सम रिटर्न हो जाएगा। बट अब अगर मैं कहूँ कि मैंने सी की वैल्यू नहीं पास करनी और मैंने सिर्फ ए और बी को ऐड करना है तो अब क्या होगा? तो ए की वैल्यू ए को मिल जाएगी विच इज़ 10, बी की वैल्यू बी को मिल जाएगी विच इज़ 2, और चूंकि मैं सी की वैल्यू पास ही नहीं कर रही यहाँ से तो सी की कौन सी वैल्यू कंसिडर की जाएगी? डिफ़ॉल्ट वैल्यू। ठीक, सो व्हाट आर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स? डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स आर दोज पैरामीटर्स for which if the values are not passed they will have some
इनिशियल वैल्यू जो कि हमने असाइन की होगी कब, या तो फंक्शन डेफिनेशन में की होगी या फंक्शन डिक्लेरेशन में की होगी। ठीक, तो अब क्या होगा, अब ये किसको रिटर्न करेगा, 10 + 2 + 0 द सम इज 12, विच इज करेक्ट ना, 12 की रिटर्न होना चाहिए। इट मीन्स कि विदाउट फंक्शन ओवरलोडिंग हम डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स के थ्रू भी सेम इफेक्ट अचीव कर सकते हैं जो हम फंक्शन ओवरलोडिंग से कर रहे थे। ठीक, या जो हम नेस्टेड फंक्शन कॉल्स के थ्रू कर रहे थे। अब अगर मैं इस सम को कॉल करूँ सपोज सिर्फ ए पे, तो क्या होगा, सिर्फ ए की वैल्यू ए को मिल जाएगी और क्या होगा, एरर आएगा या नहीं आएगा, बी की वैल्यू तो कुछ भी नहीं आया। यस, तो अब एरर आएगा बिकॉज वो हमने बी को कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं दी, तो वो मुझे एक्सपेक्ट कर रहा है कि आपने मुझे कम से कम ए और बी की तो देनी है। तो अगर मैं सिर्फ ए की पास करूँ तो कौन सा एरर आएगा, टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स का एरर आएगा। अगर मैं चाहूँ कि नहीं ये ए पे भी काम करे, 2 पे भी काम करे और 3 पे भी काम करे, तो फिर मुझे क्या करना होगा, बी को भी कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी। आई वुड असाइन इंट बी इज असाइन 0। अब क्या होगा, कुछ भी दे सकते हैं। कुछ भी दे सकते हैं ना, अब फिर अपनी लॉजिक ये कह रही है ना कि सम के लिए 0 होना चाहिए। ठीक, अगर मैं कहूँ प्रोडक्ट तो उस केस में फिर डिफ़ॉल्ट वैल्यू 1 होगी। सम ऑफ ए अब क्या होगा, अब अगर जो ए की वैल्यू पास करूँगी तो वो ए को मिल जाएगी, और अगर मैं बी और सी की पास ना भी करूँ तो इनकी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज कंसिडर कर ली जाएंगी। ठीक, और अगर मैं चाहूँ कि अगर मैं कोई भी चीज़ पास ना करूँ तब भी मुझे सम जो है वो 0 रिटर्न करे, तो फिर मुझे क्या करना होगा, ए ए को भी मुझे डिफ़ॉल्ट वैल्यू देनी पड़ेगी। इस केस में क्या होगा, जब तीनों पैरामीटर्स डिफ़ॉल्ट हो गए, इट मीन्स कि मैं तीनों की वैल्यू स्किप कर सकती हूँ, और जब मैं तीनों की वैल्यू स्किप कर सकती हूँ इट मीन्स कि ये पैरामीटर्स अपनी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज एज्यूम करेंगे। 0 + 0 + 0, सम को अगर आप विदाउट पैरामीटर पास करेंगे तो आपको 0 देगा। क्लियर ये चीज़, रिटर्न में और सी ऑर्डर क्या था। अच्छा बात नहीं बात, ठीक, लेकिन पहले इधर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर को देख लें। एस इज असाइन सम। अच्छा, अगर मैं एक काम करूं, मैं ए को 0 असाइन करूं, बी और अब ऐसे लिखूं। ठीक, यानी ए की कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, बी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं है और सी की डिफ़ॉल्ट वैल्यू है। और अब अगर मैं कॉल करूं सम ए बी तो क्या होगा, एरर आएगा। ए की वैल्यू इसको मिल गई तो जो भी ए की वैल्यू होगी 10 वो इस ए में आ जाएगी। ठीक, 0 हट जाएगा। बी की वैल्यू 2 है तो बी को ही मिल गई, और तीसरी में पास ही नहीं करी तो वो 0 ही रहेगा, तो एरर कोई नहीं आएगा। एरर किस केस में आएगा, एरर उस केस में आएगा कि सपोज इस तरह करें, इसको ए बी करें, इसी ए बी को कंसिडर करें। अब ए पहले पैरामीटर डिफ़ॉल्ट है, बाकी 2 डिफ़ॉल्ट नहीं है। अब अगर मैं सम को कॉल करूँ ए और बी पे तो क्या होगा, ए 0 क्यों होगा, दूसरा फंक्शन है इसका ऊपर ही वेट दे सकते हैं, आपका वैल्यू करना है ना, तो उसी को कंसीडर करेगा 0 को। 0 को वो तब कंसिडर करता है अगर मैं प्रोवाइड ना करूँ, लेकिन मैं यहाँ से प्रोवाइड तो कर रही हूँ ना, तो जो पहला आर्ग्यूमेंट है वो हमेशा पहले पैरामीटर को ही मिलेगा, इररिस्पेक्टिव कि मैंने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी है या नहीं दी। सी को भी आपने 0 किया था, आपने कहा सी को उस केस में एरर नहीं आ रहा था जब मैंने सी को 0 किया था। देखें, जब मैंने सी को 0 किया था तो अब क्या होगा, इस केस में देखें ए की जो भी वैल्यू पास करूँगी वो इस ए को मिल जाएगी। अगर ए की वैल्यू 10 है तो इस ए को मिल जाएगा 10। बी इज द सेकेंड आर्ग्यूमेंट, वो बी को मिल गया। और थर्ड चूँकि मैंने पास ही नहीं किया तो उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 कंसिडर कर ली जाएगी, एरर अब नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू हटा दूँ अब क्या होगा,
पहला आर्गुमेंट हमेशा पहले पैरामीटर को ही मिलेगा, वो इसको नहीं देख रहा कि इसको तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू मिली है, वो ए को पहले को ही असाइन करेगा। तो ए की जो वैल्यू 10 है वो इधर आ जाएगी, बी की वैल्यू 2 वो इधर आ गई। अब एरर आएगा बिकॉज तीसरी वैल्यू ना मैं पास कर रही हूँ और उसकी तो मैंने कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू सेट ही नहीं की। यहाँ पे अगेन टू फ्यू आर्ग्यूमेंट्स वाला एरर आएगा। समझ आ रही है? सॉरी, अगर तो इस फंक्शन के अंदर मैं ए बी सी को चेंज करूँ तो उसका इफेक्ट यहाँ पे होगा। मैं किसकी बात कर रही हूँ? ऑर्डर ऑफ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स की बात कर रही हूँ कि जब आप पैरामीटर्स को डिफ़ॉल्ट देते हैं तो आपने ऑर्डर का ख्याल रखना है। ऐसे नहीं होगा कि कंपाइलर खुद से एज्यूम करेगा इस केस में कि चूंकि ए डिफ़ॉल्ट है तो यहाँ से जो आप दो वैल्यूज पास करें वो सेकंड इधर दें और थर्ड इधर दें। ऐसे नहीं होगा। हमेशा क्या होगा? पहला पहले को मिलेगा, तो अगर तो आपने कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी भी होगी तो वो रिप्लेस हो जाएगी। दूसरा दूसरे को मिलेगा, और अगर तीसरा आपने नहीं दिया और ना ही आपने कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू इसकी सेट की है तो फिर एरर आएगा। क्लियर है चीज़? तो इस बात का आपको थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा कि डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ देते वक्त आपने ऑर्डर का ख्याल रखना है। क्लियर? सो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स क्लियर है? व्हाट आर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स? These are those parameters जिनको आप इनिशियली कोई वैल्यू असाइन करते हैं ड्यूरिंग फंक्शन डेफिनेशन और डिक्लेरेशन, ताकि अगर आप फंक्शन कॉल में वैल्यू असाइन ना करें तो वो उन वैल्यूज़ को एज्यूम करें। अच्छा, यूजुअली अगर आप डिक्लेरेशन में दे चुके हों, यानी मेन से ऊपर अगर आपने इसको डिक्लेयर किया है लाइक दिस, मेन से ऊपर डिक्लेयर करने की जरूरत होगी ना। इफ़ आई एम डिफाइनिंग सम आफ्टर मेन, इट मीन्स कि मेन से ऊपर मुझे सम को डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यूजुअली जो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स होते हैं वो हम डिक्लेरेशन में इस तरह असाइन कर लेते हैं। तो अगर एक दफ़ा डिक्लेरेशन में आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दी है तो फिर डेफिनेशन में दोबारा डिफ़ॉल्ट वैल्यू देने की ज़रूरत नहीं होगी। इस केस में क्या होगा? डिक्लेरेशन में क्या कह रहा है कि तीसरा पैरामीटर जो है वो डिफ़ॉल्ट है, तो यहाँ पे तीसरा पैरामीटर भी कंसिडर्ड डिफ़ॉल्ट। अगर आप तीसरे की वैल्यू नहीं देंगे तो इसकी वैल्यू 0 एज्यूम की जाएगी। डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स कहाँ प्रोवाइड करते हैं? फंक्शन की डिक्लेरेशन में प्रोवाइड करते हैं। अगर आपने मेन से ऊपर डिक्लेरेशन दी है, ठीक, और जो कि देनी पड़ेगी उस केस में जब आपने मेन के बाद फंक्शन को डिफ़ाइन किया है। लेकिन अगर आप मेन से ऊपर फंक्शन को डिफ़ाइन कर रहे हैं फिर तो डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं होगी। जब डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं होगी तो फिर आप फंक्शन डेफिनेशन में ही इसको डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ देंगे। चलिए जिसका ज़रा कोड देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें हम क्या करें, फंक्शन को क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा जागे बेटा, बहुत ही सोए हैं आप लोग आज। डिक्लेयर कर रहे हैं, और अगर हम फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं इसका क्या मतलब है कि असल में हम फंक्शन को मेन के बाद डिफ़ाइन कर रहे हैं, इसलिए मेन से ऊपर उसको डिक्लेयर करना ज़रूरी है। और हम डिक्लेरेशन में ही तीनों पैरामीटर्स को डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि सम को हम एक पैरामीटर के साथ अगर कॉल करेंगे तो बाकी दो की डिफ़ॉल्ट वैल्यू कंसिडर होगी, अगर दो के साथ कॉल करेंगे तो तीसरी डिफ़ॉल्ट कंसिडर होगी, अगर तीनों के साथ कॉल करेंगे तो कोई भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू नहीं होगी, और अगर किसी भी पैरामीटर के बगैर कॉल करेंगे तो फिर तीनों की डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ कंसिडर होंगी। ठीक, क्योंकि हमें क्या कहा कि डिक्लेरेशन में वेरिएबल का नाम देना ज़रूरी नहीं है। दिस इज डिक्लेरेशन, दे भी देंगे तो कोई एरर नहीं आएगा। ठीक,
तो जब एक दफ़ा आपने डिक्लेरेशन में डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ दे दी हैं तो फिर डेफिनेशन में डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ कब देंगे? अगर आप इस फंक्शन को डिफ़ाइन ही मेन के ऊपर कर रहे हैं, फिर वहाँ पे आपको डिक्लेरेशन की ज़रूरत नहीं होगी। क्लियर? क्या समझ नहीं आ रही? क्या हो रहा है जो उधर जा रहा है? वीडियो देखूंगा समझ आ जाएगा। अच्छा नहीं, खैर मैं दोबारा कहती हूँ। हम क्या कर रहे हैं? हमने क्या कहा था कि फंक्शन को हम ये डिक्लेयर क्यों करते हैं? ये लाइन क्यों लिखी है मैंने? ताकि उसकी जरूरत ना पड़े दोबारा जीरो। नहीं, इस ज़ीरो को भूल जाएं। अगर ये ज़ीरो ना भी होता फिर भी मैं ये लाइन क्यों लिखती? क्यों? अगर आपने मेन में सम को कॉल किया है, ठीक, अगर आपने मेन में सम को कॉल किया है, जो कि फिलहाल यहाँ पे कर लेते हैं, तो या तो आप मेन से पहले डिक्लेयर करें या मेन से पहले डिफाइन करें। मैं ये कह रही हूँ कि अगर आप मेन से पहले डिक्लेयर कर रहे हैं और डिफाइन मेन के बाद कर रहे हैं तो फिर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स हम यहाँ पे असाइन करते हैं डिक्लेरेशन में, ठीक। पहले करें तो जरूरी है साइन करना। यस, अगर डिक्लेयर पहले करें तो डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स की वैल्यूज यहाँ पे देते हैं, फिर फंक्शन डेफिनेशन में डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स नहीं देते बिकॉज वो डिक्लेरेशन हम लोग दे चुके होते हैं। लेकिन अगर आपने इसी फंक्शन को डिफाइन ही मेन से ऊपर किया हो, अगर आपने इसको डिफाइन ही मेन से ऊपर किया हो तो फिर क्या इसको डिक्लेयर करने की ज़रूरत है? नहीं ना। जब आप इसको डिक्लेयर ही नहीं करें तो फिर आप डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स कहाँ देंगे? फिर यहाँ पे देंगे, ठीक है आपसे, ठीक। अच्छा, यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं दैट इज पास बाय रेफरेंस। तो हमने क्या कहा था कि पास बाय वैल्यू में क्या होता है? वैल्यू कॉपी हो जाती है लोकल वेरिएबल्स में, और अगर उन लोकल वेरिएबल्स को अगर आप चेंज करते भी हैं उसका इफेक्ट कॉलिंग फंक्शन की वेरिएबल पे नहीं पड़ता। एंड दिस इज़ अ गुड अप्रोच। फंक्शंस का काम ही ऐसा होना चाहिए कि उसको बाहर से वैल्यू मिले, वो कुछ कैलकुलेशन करे, वो कुछ वैल्यू रिटर्न करे विदाउट चेंजिंग द इन्वायरमेंट ऑफ द कॉलिंग फंक्शन। आपका क्वेश्चन कि रिटर्न और सी आउट में क्या फ़र्क है? अगर मैं यहाँ पे सिंपल सी आउट करूँ a प्लस बी प्लस सी और मैं रिटर्न ना करूँ तो मुझे इसकी रिटर्न टाइप क्या लिखनी पड़ेगी? वॉइड। अब आप ये कह रहे हैं कि स्क्रीन पे तो मुझे नज़र आ जाएगा रिजल्ट, ठीक, मुझे रिटर्न करने की क्या ज़रूरत है? बट अगर आप रिटर्न यहाँ से वैल्यू नहीं करते तो क्या होगा? वो वैल्यू आपको फिर मेन में इसकी जगह पे नहीं आएगी। जब आप कोई चीज़ रिटर्न करते हैं वो फंक्शन कॉल की जगह पे आती है। आप कुछ रिटर्न ही नहीं करें तो इसकी जगह पे कुछ नहीं आएगा, और जब इसकी जगह पे कुछ नहीं आएगा तो इट मीन्स कि आप किसी वेरिएबल को ना वो असाइन कर सकते हैं, ठीक। व्हाट इफ़ यू नीड द सम इन मेन? हो सकता है कि आपने आगे एवरेज फाइंड आउट करना हो, तो आपको तो कोई सम चाहिए मेन के अंदर जी, वो तो होगा ही नहीं। आपने यहाँ पे सिर्फ कंसोल पे डिस्प्ले करा दिया है लेकिन मेन को तो वैल्यू नहीं मिल रही। तो द गुड अप्रोच इज़ कि आपके फंक्शंस को क्या करना चाहिए? वैल्यू उसको रिटर्न करनी चाहिए, ताकि फिर जो भी काम करना है, अगर डिस्प्ले भी कराना है, पहले अगर आपने आगे यूज़ नहीं भी करना एवरेज के लिए किसी और के लिए, सिर्फ डिस्प्ले भी कराना है तो वो काम किसका होना चाहिए? वो मेन का होना चाहिए, वो फंक्शन का नहीं होना चाहिए, ठीक। तो फंक्शन का काम है वैल्यूज़ को लेके उस पर प्रोसेसिंग करके उनको रिटर्न करना। इवन आप कुछ बच्चे ऐसे करते हैं, हम कहते हैं ना कि डिफाइन अ फंक्शन टू फाइंड द सम ऑफ 3 नंबर्स, तो क्या करते हैं? वो पैरामीटर को ही नहीं पास करते, बल्कि वो इन तीनों नंबर्स को कहाँ पे लेते हैं? इसी के अंदर सी इन कराते हैं। सी इन वो लिखते हैं इंट ए बी सी, लिखते हैं सी इन ए बी सी आउट ए प्लस बी प्लस सी। अब इस फंक्शन में क्या हुआ? ना ही वो कुछ वैल्यू ले रहा है बाहर से, ना ही वो कुछ रिटर्न कर रहा है, और वो सम फाइंड आउट कर रहा है 3 नंबरों का। काम तो ये भी कर रहा है, 3 नंबरों का सम फाइंड आउट कर रहा है, बट दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच, ठीक। बिकॉज फंक्शन का काम ही नहीं होना चाहिए कि वो यूजर्स के साथ इंटरेक्ट करें। यूज़र के साथ इंटरेक्ट करने का काम मेन का होना चाहिए। मेन यूज़र से वैल्यूज़ ले
फिर वो वैल्यूज एक फंक्शन को पास करे, फंक्शन उस पर प्रोसेसिंग करे, फंक्शन वैल्यू रिटर्न करे और फिर रिटर्न वैल्यू को मेन ही डिस्प्ले कराए। ठीक? तो ये काम फिर आप लोग नहीं करेंगे। जब भी आपसे कहा जाए कि डिफाइन अ फंक्शन टू डू दिस एंड दैट, तो जो इंफॉर्मेशन चाहिए उसको वो मेन से ही मिलनी चाहिए। क्लियर है कि सी आउट में और उसमें क्या फ़र्क है रिटर्न में? तो अगर मैंने कहीं एग्जाम में लिखा हो कि डिफाइन अ फंक्शन दैट रिटर्न्स अ वैल्यू, और अगर आप उस फंक्शन में वैल्यू को रिटर्न नहीं कराते हो, सिंपल सी आउट कराते हैं, तो फिर मार्क्स डिडक्ट होंगे। ठीक? अच्छा, अब हम बात कर रहे थे किसकी? पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। हमने कहा कि अच्छी बात है कि एक फंक्शन जो है वो दूसरे फंक्शन को वैल्यूज पास करे बाय वैल्यू। ठीक? बट समटाइम्स हमें मजबूरी होती है कि एक फंक्शन को हमने पास बाय रेफरेंस करना होता है। वो मजबूरी क्या है? वो मजबूरी ये है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि एक फंक्शन डिफाइन करे जो कि मुझे मल्टीपल वैल्यूज खामखा रिटर्न कराए। ठीक? फॉर एग्जांपल उसने मुझे स्टैटिस्टिक्स कैलकुलेट करके देनी है। कौन कौन सी? एक फंक्शन हो जो कि उसको मैं एक रेंज पास करूँ या अरे पास करूँ, और वो क्या करे, उस अरे में से मैक्सिमम निकाल के दे, मिनिमम निकाल के दे और एवरेज निकाल के दे, और तीनों काम यही फंक्शन करे और फिर ये फंक्शन उसको रिटर्न भी करे। तो क्या ये पॉसिबल है कि एक फंक्शन मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करे? नो, इट्स नॉट पॉसिबल। अभी तो कहा था हम ये नहीं कर सकते। हमने जो भी लॉजिक यहाँ पे लगाई होगी मैक्स को कैलकुलेट करने के लिए, मिन को कैलकुलेट करने के लिए, एवरेज को, हम ऐसे नहीं लिख सकते रिटर्न मैक्स मिन एवरेज। ये काम हम नहीं कर सकते। अगर करेंगे भी तो इसमें से कौन सी चीज़ रिटर्न होगी? सिर्फ एवरेज रिटर्न होगा। तो या तो आप ये कहें कि हर एक के लिए हम अलग अलग फंक्शन डिफाइन करें। मैक्स के लिए अलग फंक्शन डिफाइन करें जो सिर्फ मैक्स को रिटर्न करे, मिन के लिए अलग फंक्शन डिफाइन करें। जी, बिकॉज ये रिटर्न स्टेटमेंट ऐसे काम करती है इसका कि अगर उसको मल्टीपल वैल्यूज दी जाएं तो ये हमेशा लास्ट वाली को ही चूज़ करेगा। इट कैन ओनली रिटर्न वन वैल्यू, ये लास्ट वाली को चूज़ करता है। ठीक? तो अगर आप करेंगे भी, कंपाइलर आपको रोकेगा नहीं, बट दैट विल बी अ लॉजिकल एरर। आपकी ये वैल्यूज रिटर्न नहीं होंगी। तो या तो आप ये करें कि मैक्स के लिए अलग फंक्शन डिफाइन करें जो कि मैक्स रिटर्न करे। जी, ये भी नहीं होगा। 3 दफ़ा रिटर्न करने से क्या होगा? जैसे ही उसको रिटर्न की स्टेटमेंट मिलेगी, कंट्रोल वहाँ से चला जाएगा, आपकी बाकी की 2 स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट ही नहीं होंगी। अगर आप लिख भी लेना रिटर्न मैक्स, रिटर्न मिन, रिटर्न एवरेज, तो क्या होगा? जैसे ही कंपाइलर इस टाइम पे पहुंचेगा, मैक्स रिटर्न करेगा, तो क्या होगा? इस फंक्शन से हम लोग निकल जाएंगे, ये बाकी लाइंस एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। आप लोग ने मुझे देखा होगा ना, मैं किसी प्रोग्राम का जब डेमो देती हूँ तो मैं रिटर्न 0 लिख लेती हूँ। उसकी नीचे चाहे जो भी कोड लिखा होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता, बिकॉज जैसे ही रिटर्न की स्टेटमेंट आ गई इट मीन्स कि आप उस फंक्शन से निकल गए। इसलिए आगे उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? उसके लिए फिर हमें पास बाय रेफरेंस वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करना होगा। ठीक? सो व्हाट इज़ पास बाय रेफरेंस? पास बाय रेफरेंस का मतलब ये होता है कि एक फंक्शन को आप इस तरह वैल्यूज़ पास करें कि अगर फंक्शन उन वैल्यूज़ को चेंज करे तो उसका इफ़ेक्ट हमें कॉलिंग फंक्शन में भी नज़र आए। ठीक? पास बाय रेफरेंस में और पास बाय वैल्यू में क्या फ़र्क है? पास बाय वैल्यू में अगर कॉलिंग जो फंक्शन कॉल्ड हो रहा है अगर वो वैल्यूज चेंज करेगा भी उसका इफेक्ट कॉलिंग में नज़र नहीं आएगा। पास बाय रेफरेंस में जो फंक्शन कॉल हुआ है अगर उसने वैल्यूज चेंज कर ली तो इसका इफेक्ट हमें मेन में नज़र आएगा। इट मीन्स कि पास बाय रेफरेंस जब हम करते हैं तो उस केस में फंक्शन हैज़ साइड इफ़ेक्ट्स। जिस फंक्शन को आप कॉल कर रहे हैं उसके साइड इफ़ेक्ट होंगे, वो कॉलिंग फंक्शन की वेरिएबल को चेंज करेगा। जबकि पास बाय वैल्यू केस में जिस फंक्शन को आप कॉल करेंगे उसकी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। अब ये अचीव कैसे करेंगे? हाउ वुड वी अचीव दिस पास बाय रेफरेंस? कैसे हम करें पास बाय रेफरेंस? इसके 2 तरीके हैं। एक है यूजिंग एलियस और एक है यूजिंग पॉइंटर्स। अभी हम क्या पढ़ेंगे? यूजिंग एलियस। सो व्हाट इज़ एन एलियस? पहले वो देखते हैं कि एलियस कहते किसे हैं। वैसे पता है किसे कहते हैं एलियस? हाँ, कुछ कुछ होता है इस तरह। ठीक है, 2 वेरिएबल
एक ही वेरिएबल के दो नाम होते हैं, ठीक। जिस तरह कि रियल लाइफ में भी एक बंदे का निक नेम भी हो सकता है, ठीक। और जिस तरह के शायर क्या यूज़ करते हैं, तखल्लुस यूज़ करते हैं, सूडोनेम, ठीक। इसी तरह प्रोग्रामिंग में जब एक वेरिएबल के एक से ज़्यादा नाम हो तो हम कहते हैं कि ये उसका एलियस है। ज़रूरत क्यों पड़ती है दूसरे नाम की, वो हम अब देखते हैं। अच्छा, जब हम फंक्शंस पढ़ रहे होंगे तो हम ग्लोबल वेरिएबल को भी ज़रा देखेंगे, लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे आ जाएं। आगे रेफरेंस वाला फंक्शन, ये इंट x इज असाइन 30। ये x क्या है? वेरिएबल है। कौन सा वेरिएबल है? किसी फंक्शन के स्टैक को बिलोंग करता है। ये ग्लोबल वेरिएबल है, ये किसी भी फंक्शन के स्टैक को बिलोंग नहीं करता। इट मीन्स कि इट इज़ एक्सेसिबल एवरीवेयर इन द प्रोग्राम। ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग? फंक्शन क्या कर रहे हैं? डिक्लेयर कर रहे हैं। दिस इज फंक्शन प्रोटोटाइप, ठीक। अगेन दिस इज अ फंक्शन प्रोटोटाइप। ये क्या कर रहे हैं? इंट में डिफाइन करें, मेन को हम लोग डिफाइन करें। अगर मैं सी आउट एक्स लिखूंगी तो कोई एरर आएगा? नहीं, क्योंकि x कौन सा डिस्प्ले होगा? पहले अपने लोकल स्टैक में देखेगा कोई x नाम का वेरिएबल है, कोई नहीं है तो फिर ये ग्लोबल वेरिएबल के पास जाएगा, उसकी वैल्यू डिस्प्ले करेगा। लेकिन अगर तो x नाम का वेरिएबल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें, लेकिन अगर अब मैंने x नाम का वेरिएबल बना दिया तो अब अब मेन के स्टैक में x नाम का वेरिएबल बन चुका है, लेकिन वो इस पॉइंट पे बना है। इससे पहले अगर आप x डिस्प्ले करेंगे तो ग्लोबल नज़र आएगा, इसके बाद अब x डिस्प्ले करेंगे तो लोकल करीब वाला नज़र आएगा, विच इज़ 10, ठीक। तो हालांकि वेरिएबल के नाम सेम है, बट यू कैन कंफर्म कि दोनों डिफरेंट वेरिएबल्स हैं बाय प्रिंटिंग देयर एड्रेसेस। तो अभी हम देखेंगे कि ग्लोबल वेरिएबल का एड्रेस कुछ और होगा और इस लोकल वेरिएबल का एड्रेस कुछ और होगा। और एड्रेस को प्रिंट कैसे करते हैं? सी आउट बाय यूजिंग m% विद x। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इंट y इज असाइंड x। ये क्या हो रहा है? y को x की वैल्यू असाइन हो रही है, लेकिन क्या y और x एक ही वेरिएबल है? नहीं, y एक डिफरेंट वेरिएबल है जिसको वैल्यू x की असाइन हो रही है, ठीक। तो इट मीन्स कि अगर आप y का एड्रेस भी प्रिंट करेंगे तो वो डिफरेंट होगा फ्रॉम द एड्रेस ऑफ x। अगर मैं y को चेंज करूंगी तो क्या उसका इफेक्ट x पे पड़ेगा? बिकॉज y इज डिफरेंट वेरिएबल फ्रॉम x। आपने y को बनाते वक्त उसको इनिशियल वैल्यू x की दी थी, अगर आप बाद में y को चेंज करेंगे तो उसका इफेक्ट x पे नहीं आएगा, ठीक। तो अगर आप y++ करेंगे भी आपको x की वैल्यू क्या नज़र आएगी? 10 ही नज़र आएगी। बट व्हाट इफ जी यस, y का एड्रेस भी चेंज होगा बिकॉज दिस बोथ आर डिफरेंट वेरिएबल। इसलिए अगर मैं y को चेंज करूंगी तो उसका इफेक्ट x पे नज़र नहीं आएगा। नहीं, अगर y को चेंज करेंगे तो उसका एड्रेस भी चेंज होगा। नहीं, एड्रेस क्यों चेंज होगा? y को चेंज करने से सिर्फ y की वैल्यू चेंज हो रही है, एड्रेस उसका वही रहेगा, ठीक। लेकिन चलिए इसको चेक कर लेते हैं कि वाकई में ऐसा है या नहीं है। Z की वैल्यू we have void foo, too many arguments.
ठीक, सो पहले 30 डिस्प्ले होगा ग्लोबल वेरिएबल का एड्रेस ये है, और जो लोकल वेरिएबल है इसका एड्रेस ये है, ठीक। एंड यू कैन सी कि y का एड्रेस जो है वो x से डिफरेंट है। तो अगर आप y को चेंज करेंगे, आपने y प्लस प्लस कर दिया तो इसका इफेक्ट x पे नहीं पड़ेगा। बट अब अगर मैं y को जी y प्लस प्लस करेंगे तो अपडेट किस करेंगे? सिर्फ y पे ही आएगी, तो क्या वैल्यू है? 11 आनी चाहिए। उसका एड्रेस क्यों नहीं चेंज होगा? एड्रेस क्यों चेंज होगा? बिकॉज होता क्या है, देखें हमने क्या किया, इंट मेन के स्टैक में पहले कौन सा वेरिएबल बना, x नाम का, जिसको हमने क्या वैल्यू असाइन की 33, नहीं 10 था। जो 30 था ना वो तो मेन के स्टैक में नहीं था। चलें दोबारा से देखते हैं इसको, ऐसे देखें कि सबसे पहले x जो 30 था वो किसी स्टैक को बिलोंग नहीं कर रहा था, दैट वाज अ ग्लोबल वेरिएबल। फिर जब मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ तो मेन के स्टैक में x नाम का वेरिएबल बना जिसकी वैल्यू क्या थी 10। फिर हमने लिखा इट वाज इंट x इज इक्वल टू 10। फिर हमने लिखा इंट y इज असाइंड x। ये स्टेटमेंट क्या करेगा, y नाम का एक अलग से वेरिएबल बनाएगा, कितने बाइट्स का, 4 बाइट्स का, और बनाते वक्त ही उसको क्या वैल्यू मिलेगी, जो कि x की वैल्यू मिलेगी विच इज़ 10। अब इस x इस जगह का नाम है और इसका कोई ना कोई एड्रेस होगा, y इस जगह का नाम है और इसका कोई ना कोई और एड्रेस होगा। तो अगर आप y प्लस प्लस करेंगे तो y प्लस से क्या मतलब है कि y जिस वेरिएबल का नाम है उसकी वो करो 11, इसकी वैल्यू चेंज हो रही है, इसका एड्रेस क्यों चेंज होगा। तो अगर आप x को डिस्प्ले करेंगे तो x तो 10 ही नज़र आएगा, और अगर y को डिस्प्ले करेंगे तो y 11 ही नज़र आएगा। वैसे नहीं फर्क पड़ रहा, ठीक। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मैं y को जी ये जिस वैल्यू की हम बात कर रहे हैं कि जिससे फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये किसकी वैल्यू जो है हम चेंज करेंगे तो फर्क देखें, अगर मैं x की वैल्यू चेंज करूँगी तो y पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों डिफरेंट जगहों पे हैं। मैं y की चेंज करूँगी तो x पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। हम कर क्या रहे हैं, देखें हमने सिर्फ y को बनाते वक्त, जब y जिस टाइम बना रहे थे उसको बनाते वक्त हमने कहा कि उसको x वाली वैल्यू दे दो। ये सिर्फ वैल्यू आई है यहाँ पे, इनके आपस में हमने कोई लिंक नहीं क्रिएट किया कि अगर आप x को चेंज करेंगे तो y चेंज हो जाएगा या y को चेंज करेंगे तो x चेंज हो जाएगा। अगर आप y प्लस प्लस करेंगे तो सिर्फ y की वैल्यू 11 हो जाएगी, अगर आप x माइनस माइनस करेंगे तो सिर्फ x की वैल्यू चेंज होगी। दोनों का आपस में कोई लिंक नहीं है। लेकिन अब हम चाहते हैं कि दोनों का आपस में लिंक इस तरह बने कि अगर मैं एक को चेंज करूं तो दूसरा भी चेंज हो, यानी जो जगह x ने घेरी है उसी जगह को अगर मैं y का नाम दे दूं तो अब क्या होगा, अब अगर मैं x प्लस प्लस करूंगी तो ये वाली चेंज हो जाएगी, 11 हो जाएगा, और y भी चूंकि इसी जगह का नाम है तो अब अगर आप y को डिस्प्ले करेंगे तो y भी चेंज हो जाएगा। अब हम ये काम करना चाहते हैं कि एक ही जगह हो, नाम उसके दो हों, ठीक। वो करने के लिए मुझे y को x का एलियस बनाना पड़ेगा, और एलियस करने के लिए मैं सिंपल क्या लिखूंगी, आई वुड जस्ट राइट इंट m%y लाइक दिस। अब क्या हो गया, अब y जो है वो x का एलियस बन गया है। इसका क्या मतलब है कि y ने कोई अलग से जगह नहीं घेरी, जैसे यहाँ पे घेरी थी, y ने वही जगह घेरी है जो कि x ने घेरी है। और ये चीज़ हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं, अगर मैं x का एड्रेस डिस्प्ले कराऊँ और y का एड्रेस डिस्प्ले कराऊँ, दोनों का एड्रेस सेम होना चाहिए। इट मीन्स कि दोनों एक ही जगह के दो डिफरेंट नाम हैं, ठीक, जैसे कि एक ही बंदे के दो नाम हैं। इस तरह इस वेरिएबल, इस मेमोरी लोकेशन के अब दो नाम बन गए। तो अगर मैं x को चेंज करूं और y को डिस्प्ले करूं तो 11 नज़र आएगा, अगर मैं y को चेंज करूं और x को डिस्प्ले करूं तो इसका इफेक्ट नज़र आएगा, बिकॉज नाउ बोथ आर नेम्स ऑफ द सेम लोकेशन। तो हम क्या कहते हैं जी, अच्छा ये आपको यहाँ समझ आएगी। जब हमने ये नहीं लिखा था तो हमने क्या कहा था कि y डिफरेंट वेरिएबल है x से, और डिफरेंट वेरिएबल क्यों है, बिकॉज y का एड्रेस x से डिफरेंट है। तो अगर आप y को चेंज करेंगे तो इफेक्ट x पे नहीं पड़ेगा एंड वाइस वर्सा। बट अगर मैं ये एम्परसेंट लगा दूँ तो क्या होता है कि y नाम का अलग से वेरिएबल नहीं बनता, बल्कि x ने जो जगह घेरी है, x ने जो जगह घेरी है उसी जगह को, उसी एड्रेस को y नाम मिल जाता है। तो फॉर एग्जांपल एड्रेस सेम ही होगा 0x100, x का एड्रेस भी 0x100 होगा, y का एड्रेस भी 0x100 होगा। तो एक ही जगह को हमने दो नाम दे दिए हैं,
y को अगर हम इंक्रीमेंट करेंगे Yes. तो x को भी- एग्जैक्टली फिर हम क्या कहते हैं कि y हैज़ नाउ बिकम एन एलियस फॉर x। ठीक, देख लेते हैं। तो अब जब y x का एलियस बन चुका है तो अब क्या होना चाहिए, y और x के एड्रेस सेम नज़र आने चाहिए, और अगर मैं y को इंक्रीमेंट करूं तो x की वैल्यू भी 11 हो जानी चाहिए। ठीक, एक्स को भी करेंगे तो वाई को एग्जैक्टली अगर दोनों करें बात नहीं करें एक को चेंज करने से दूसरे पे फर्क पड़ेगा, दूसरे को चेंज करने से पहले पे फर्क पड़ेगा। यस 12 हो जाएगा। ठीक, देखें ये तो ग्लोबल वेरिएबल x था, इसको तो है ही एड्रेस कुछ और, ये वो लोकल वेरिएबल x था, और चूंकि y x का एलियस बन चुका है तो y का एड्रेस क्या है, सेम ही है। तो हालांकि आपने y प्लस प्लस किया था लेकिन x की वैल्यू 11 हो गई है। ठीक, इसी तरह अगर मैं x प्लस प्लस करूँ और मैं x को भी डिस्प्ले करूँ y को भी डिस्प्ले करूँ, दोनों क्या होंगे, 12 हो जाएंगे। इलेवन क्यों होगा, 12 हो जाएगा। देखें सिंस x एंड y आर नेम ऑफ द सेम वेरिएबल, आपने y को चेंज किया तो उस लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी थी वो 10 से 11 हो गई, आपने x को चेंज किया तो उस लोकेशन पे जो वैल्यू पड़ी थी 11 वो 12 हो गई। तो इसको हम कहते हैं क्या, एलियस। y इज एन एलियस फॉर x, y उस जगह का दूसरा नाम है। जी एलियस वाली बात कर रहे हैं। कहाँ पे समझ नहीं आई, एलियस किसे कहते हैं, जब असली होगी एलियस बनाते कैसे हैं, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते वक्त अगर हम m% का साइन लगाएं तो इट मीन्स कि ये वेरिएबल इसका एलियस बन गया है। ठीक, एलियस बनने का मतलब है कि इस y ने अलग से कोई जगह नहीं घेरी, जो जगह x ने घेरी है वही जगह y ने घेरी है। इसको हमने कैसे कंफर्म किया, दोनों के हमने एड्रेस डिस्प्ले कराए, दोनों के एड्रेस सेम थे तो दोनों एक ही जगह के नाम हैं। ठीक, तो ये ऐसे ही है कि आपके पास एक घर है, आपने उस घर तक पहुंचना है तो या तो आपको उसके मालिक मकान का नाम आता हो या आपको उसका एड्रेस पता हो, चलो एड्रेस को छोड़ें, या तो आपको उसको मालिक मकान का असली नाम आता हो या उस मालिक मकान का निक नेम आता हो, और या तो आपको उसका एड्रेस आता हो, तीन चीज़ें होती हैं। इसी तरह ये भी एक घर है, वेरिएबल क्या चीज़ होती है, मेमोरी लोकेशन। एक मेमोरी लोकेशन है, मेमोरी लोकेशन का अपना एक नाम होगा, उसी लोकेशन को आप कोई निक नेम भी दे सकते हैं, और उस लोकेशन का अपना कोई एड्रेस भी हो सकता है। तो अगर आपने इस जगह को एक्सेस करना है, चेंज करना है, तो आप x के थ्रू भी चेंज कर सकते हैं। यू कैन राइट x प्लस प्लस, तो जो भी वैल्यू होगी वो इंक्रीमेंट हो जाएगी। आप y को भी यूज़ करके इसको चेंज कर सकते हैं, यू कैन राइट y प्लस प्लस, तो जो भी वैल्यू होगी वो दोबारा इंक्रीमेंट हो जाएगी। और आप इस एड्रेस को यूज़ करके भी इसको चेंज कर सकते हैं। वो जो कॉन्सेप्ट है फिर वो पॉइंटर्स का है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल हम एलियस का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। ठीक, तो अब इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी, जब मेरे पास ऑलरेडी इस जगह का नाम x मौजूद था तो फिर मैंने दूसरा नाम क्यों बनाया इसका। ठीक, इसलिए बिकॉज अब हम करना चाहते हैं पास बाय रेफरेंस, वही स्टैट्स वाला फंक्शन है। स्टैट्स कहाँ इसमें नहीं बनाया, तो मैं एक फंक्शन डिफाइन करना चाहती हूँ स्टैटिस्टिक्स वाला, जिसको कोई अरे पास हो और वो मुझे तीनों वैल्यूज रिटर्न करें। अब तीन वैल्यूज रिटर्न तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर इस फंक्शन को मैं ये मैक्स, ये मिन और ये एवरेज बाय रेफरेंस पास कर लूँ, बल्कि इसको करने से पहले एक और कॉन्सेप्ट देखें। एलिस क्लियर है कि एलिस किसे कहते हैं? वेरी x प्लस प्लस करने में x की वैल्यू चेंज होगी y की भी। बिकॉज दोनों एक ही जगह के नाम है। ठीक, अच्छा अगर मैं फू, एक फंक्शन है, कोई डमी फंक्शन है, ठीक, इसे इसका नाम फू है, और फू का काम क्या है, अगर मैं फू को कॉल कर रही हूँ देन आई नीड टू डिक्लेयर इट। और फू क्या ले रहा है आपसे, एक पैरामीटर इंट ले रहा है। और फू ने करना क्या है, फू ने सिंपली
जो भी वेरिएबल पास हो उसका एड्रेस प्रिंट करना है, उसको इंक्रीमेंट करना है और कुछ नहीं करना। ठीक, दैट्स व्हाई इट इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। अब अगर मैं इस फू को x पास करूं तो x की वैल्यू क्या है? अब क्या है x की वैल्यू? 12 होगी ना। 10 से पहले 11 हो गया y के थ्रू, फिर x के थ्रू 12 हो गया। मैंने x की वैल्यू 12 पास की, किसको? फू को। कहाँ गया फू? ये रहा फू। वो वैल्यू किस में आई? y में। ये y कहाँ बना है? ये तो फू के स्टैक में बना है। ठीक, तो अगर ये फू के स्टैक में है तो इस y का एड्रेस डिफरेंट होगा उस y से जो कि मेन में है, ऐसे ही होगा। ठीक, तो अगर मैं इस y को चेंज कर लूँ तो क्या उसका इफेक्ट उस y पे पड़ेगा? नहीं। तो अगर मैं डिस्प्ले कराऊँ किसको, y या x दोनों में से किसी को भी डिस्प्ले कराऊँ तो उसका इफेक्ट यहाँ पे कोई नहीं होगा, ये x अभी भी 12 ही रहेगा। ठीक, और इस बात को हम कैसे कंफर्म कर सकते हैं? लेट्स सी द एड्रेसेस। ये एड्रेस किसका है? ग्लोबल वेरिएबल का। ठीक, ये एड्रेस किसका है? लोकल वेरिएबल x जो कि मेन के अंदर था। ठीक, ये एड्रेस किसका है? एलियस का जो कि मेन के अंदर था। y was an alias for x but within main। ठीक, मैंने x को इंक्रीमेंट किया, मैंने y को इंक्रीमेंट किया, दोनों का इफेक्ट हमें क्या नजर आया? 12 और 12। ये एड्रेस किस वेरिएबल का है? y, जो कि फू का है। यू कैन सी कि फू वाले y का एड्रेस चेंज है, ये B2C है, ये B4C है। इट मीन्स कि अगर मैं फू के अंदर y को चेंज करूंगी भी उसका इफेक्ट मेन वाले x या y पे नहीं पड़ेगा। आपको अभी भी x की वैल्यू क्या नजर आ रही है? 12 ही नजर आ रही है। तो ये कौन सा पास है? पास बाय वैल्यू है, पास बाय रेफरेंस है? ये तो पास बाय वैल्यू है ना, फर्क तो नहीं पड़ा। फिलहाल मैंने पास बाय वैल्यू किया है। मैंने x की वैल्यू 12 किसको पास की? y को, फू में। फू के अंदर मैंने y को चेंज किया भी, लेकिन उसका इफेक्ट मुझे x पे नजर नहीं आया। दैट वाज पास बाय वैल्यू। बट अगर मैं चाहूँ कि ये पास बाय रेफरेंस हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे यहाँ पे m% एंड करना पड़ेगा। सपोज मैंने यहाँ पे m% लगा दिया तो फिर मुझे यहाँ पे भी क्या लगाना पड़ेगा? m%। अब क्या होगा? अब जो x की वैल्यू मैं पास करूंगी y को, वो पास बाय वैल्यू नहीं होगा, वो पास बाय रेफरेंस होगा। इसका क्या मतलब है कि क्या y नाम का वेरिएबल फिर से बनेगा फू के स्टैक में? नहीं, अब फू के स्टैक में y नाम का वेरिएबल नहीं बनेगा, बल्कि उसी x y को एक और y का नाम दे दिया। तो उस जगह का नाम एक x था तो इसको y की जगह z कर लें। अगर मैं x की वैल्यू बाय रेफरेंस पास करूं, हमें कैसे पता चले कि बाय रेफरेंस पास हो रहा है? बिकॉज आई एम यूजिंग m%। तो ये जो z है ये क्या बन गया? ये x का एलियस बन गया है। ठीक, z जो है वो x का एलियस बन गया है। और अगर z x का एलियस बन गया है तो क्या z अलग से यहाँ बनेगा? फू में नहीं बनेगा, बल्कि z उसी x y का तीसरा नाम बन गया है z। तो अगर जितना आप चाहें। ठीक, तो अब अगर मैं z को इंक्रीमेंट करूंगी तो उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? मेन वाले पे पड़ेगा। और अगर मेन में x को डिस्प्ले करूंगी तो मुझे अब x की वैल्यू क्या नजर आनी चाहिए? 30 नजर आनी चाहिए। यू कैन सी कि x का एड्रेस सेम है, y भी एलियस है और z भी एलियस है। ऊपर नहीं बनाया था, लेकिन फंक्शन को कॉल करते हुए बनाया था, पास करते हुए बनाया था। आपने यहाँ से x पास किया, x की वैल्यू किसको मिल रही थी? इंट m%z को मिली थी। तो इट इज जस्ट लाइक जैसे मैंने लिखा हो पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस। पास बाय वैल्यू में अगर मैं फू को कॉल कर x पास करूं, ठीक, और फू जहाँ पे डिक्लेयर हुआ है वहाँ पे मैंने इंट z लिखा हो, जो भी लिखा हो। कंपाइलर से कैसे पढ़ता है? कंपाइलर से ऐसे पढ़ता है कि
int z is assigned the value of x। कंपाइलर कैसे पढ़ता है, तो z एक अलग से वेरिएबल बन जाता है foo के स्टैक में, जिसको वैल्यू किसकी मिलती है, x की वैल्यू मिलती है। लेकिन अगर आप z को चेंज करेंगे तो इसका इफेक्ट सिर्फ यहाँ पे होगा, इस x पे नहीं होगा। लेकिन पास बाय रेफरेंस में क्या होता है कि अगर मैं foo को कॉल करूँ x के साथ इस तरह, और डिफाइन करते वक्त मैंने यहाँ पे लिखा हो int m%z, तो कंपाइलर अब इसको कैसे पढ़ेगा, कंपाइलर इसको पढ़ेगा int m%z is assigned x। इट मीन्स कि z किसका बन गया, x का एलियस बन गया है, और चूंकि z x का एलियस बन चुका है तो अब foo के स्टैक में z नाम का वेरिएबल नहीं बनेगा, बल्कि यहाँ जो x नाम का वेरिएबल था उसको दूसरा नाम मिल जाएगा z। तो अगर आप z++ करेंगे तो ये वाली चीज़ चेंज हो जाएगी। ठीक, दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पास बाय रेफरेंस। लेकिन कर क्यों रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि अब एक फंक्शन जो है वो मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न करे। अब मल्टीपल वैल्यूज रिटर्न तो नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम उसका इफेक्ट तो मैं अचीव कर सकती हूँ। इसका क्या मतलब है कि अब अगर मैं स्टेटिस्टिक्स वाला फंक्शन डिफाइन करूँगी तो कैसे डिफाइन करूँगी, एक तो मैंने अरे पास की, तो ये जितने मैक्स मिन थे ये मैंने बाय रेफरेंस पास किए। लाइक दिस, ज़रा सबको। और अब ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा। और ये काम कैसे करेगा, जो भी इसकी लॉजिक है, अरे से कैसे भी हम मिनिमम मैक्सिमम एवरेज फाइंड करते हैं, अगर मैक्स अपडेट होगा, मिन अपडेट होगा, एवरेज अपडेट होगा, तो अगर ये वैल्यूज़ यहाँ पे अपडेट होंगी तो ये वैल्यूज़ कहाँ पे अपडेट होंगी, जहाँ से हमने कॉल किया था वहाँ पे भी ये अपडेट हो जाएंगी। इट मीन्स कि मेन से कॉल करते वक्त अगर मैं एक अरे बनाऊँ इस तरह, इंट a इज इक्वल टू 1 2 3, और मैं क्या करूँ, अब मैं स्टेट और फिर मैं 3 वेरिएबल बनाऊँ, इंट मैक्स मिन एवरेज, लाइक दिस। ठीक, और मैं क्या करूँ, स्टैटिस्टिक्स को कॉल करते वक्त क्या पास करूँ, ये अरे ए पास करूँ। चलिए इसे डबल छोड़ें, डबल क्यों लिखें, अब मैक्स मिन एवरेज में कोई गार्बेज वैल्यूज होंगी या जीरो वैल्यूज होंगी, डजंट मैटर। क्यों, बिकॉज इन वैल्यूज ने तो वहां पे जाके अपडेट हो जाना है। ए अरे किसको पास हो जाएगी, इस ए में अरे आ जाएगी। ठीक, ये मैक्स जो है ये क्या है, इट इज एन एलियस फॉर दिस मैक्स, दिस मिन इज एन एलियस फॉर दिस मिन, दिस एवरेज इज एन एलियस फॉर दिस एवरेज। तो अगर फंक्शन में ये मैक्स मिन और एवरेज की जो भी वैल्यू आएंगी वो ऑटोमेटिकली इस मैक्स मिन एवरेज में आ जाएंगी। कैसे, बिकॉज ये मैक्स मिन एवरेज कहाँ बने थे, ये मैक्स मेन के लोकल में बना था, ये मिन भी मेन के लोकल में बना था, ये एवरेज भी मेन के लोकल में ही बना था, सॉरी मेन के स्टैक में बना था। हमने जब पास बाय रेफरेंस किया था तो स्टैटिस्टिक्स के अंदर ये जो मैक्स मिन एवरेज थे वो क्या थे, वो यही वेरिएबल्स ही थे, इन्हीं वेरिएबल्स के वो दूसरे नाम थे। बस अभी नहीं होगा, पहले समझिए इसको। ठीक, तो अगर ये मैक्स मिन एवरेज चेंज होगा तो बेसिकली कौन सा मैक्स मिन एवरेज चेंज हो रहा है, ये मेन वाला चेंज हो रहा है। तो उसका इफेक्ट हमें कहाँ पे नज़र आ गया, अगर मैं मेन के अंदर सी आउट करूँ मैक्स को, मिन को और एवरेज को, तो मुझे क्या नज़र आएगा, वो वैल्यू जो कि उस फंक्शन ने कैलकुलेट की है। तो इस तरह एक फंक्शन ने विदाउट रिटर्निंग एनीथिंग मुझे मल्टीपल चीज़ें रिटर्न करके दी थी। नज़र आएंगी एग्जैक्टली। आप वो मेन के स्टैक में पहले 12 फेल हो गया था, फिर फू के स्टैक में 13 हो गया था, जब हमने मेन में डिस्प्ले करा तो फिर हमें 13 नज़र आया।
कोड रिपीट करो। पहले क्या हुआ, x की वैल्यू क्या है 10, 10 दोनों की चूंकि y x का एलियस है तो दोनों के एड्रेसेस हमें सेम नज़र आए। आपने y को अपडेट किया 11, आपने x को अपडेट किया 12, दोनों एक ही जगह के नाम है। x और y की जगह क्या नज़र आई 12 और 12, ये मेन के अंदर नज़र आ रही है। फिर आपने फू को क्या पास किया, x की वैल्यू जो कि 12 थी, लेकिन x पास हुआ था बाय रेफरेंस। इट मीन्स कि ये जो z है ये उस x का तीसरा नाम है। तो जब आपने z को अपडेट किया तो कौन सी वैल्यू अपडेट हुई, वो x की, वो 13 हो गई। 13 हो गई ना, 13 हो गई। तो पता है 12 3 और 12 वो तो मैंने कॉल से पहले किया था, इसलिए कॉल के बाद जब करूँगी तब 30 नज़र आएगा। तो कॉल से पहले दोनों 12 थे, कॉल के बाद अब x भी 13 होगा और क्या 13 होगा, y भी 13 होगा और z भी 13 होगा या नहीं होगा, z 13 होगा। यस होगा, यस। क्या मैं यहाँ पे अगर z लिखूँ तो मुझे z की वैल्यू नज़र आएगी, यहाँ पे नहीं होगा, वो तो नीचे एग्जैक्टली। तो इट मीन्स कि z जो है वो x y का तीसरा नाम बेशक है, लेकिन वो नाम इस फंक्शन को नहीं पता, ठीक, वो सिर्फ फू को पता है उसका नाम। तो फू को ये नहीं पता कि z का नाम मेन में x y है, मेन को ये नहीं पता कि x y का नाम फू में z है, लेकिन तीनों एक ही जगह के नाम हैं, ठीक। और ये काम हम कर क्यों रहे हैं, ये काम हम इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम मल्टीपल वैल्यूज एक फंक्शन से रिटर्न करना चाहते हैं जो कि वो नहीं कर सकता, तो हम मेन से ही वो मल्टीपल वैल्यूज उसको पास करते हैं। वो फंक्शन जब चेंज करेगा तो उसका इफेक्ट पर हमें मेन में नज़र आएगा, ठीक। ठीक, तो आप ये रिकॉर्डिंग भी देख लें और सेक्शन ए वाली रिकॉर्डिंग भी देख लें जिसमें इससे आगे थोड़ी बहुत डिस्कशन फिर हुई है। और इंशाल्लाह फिर मिलेंगे ऑन